यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के मूर्धन्य कवि, मतलब मुख्य कवि हैं द्विवेदी युग के। अब वो यशोधरा उन्होंने जो खंड काव्य लिखा उसका मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य एक यह था कि हमारे भारतीय साहित्य में, संस्कृति में उन महिलाओं की उपेक्षा कर दी गई थी जिन्होंने बहुत त्याग किया। उन लोगों को वो मान व सम्मान नहीं दिया गया था। और ये वाला जो प्रश्न है वो बुद्धिजीवियों के बीच में उठने लगा था। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो काव्य उपेक्षिता करके एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हमको इन उपेक्षिता नारियों का महिमा मंडित करना चाहिए, समाज में उनका आदर्श रखना चाहिए। और उन्होंने उर्मिला के बारे में विशेषकर लिखा कि क्यों साहित्य उसके बारे में चुप है। अच्छा, ये आवश्यकता हुई क्यों? क्योंकि देखो, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा इतिहास को हम यदि देखें तो यदि हम जब प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं, जब वेदों की बात करते हैं, जब आर्य सभ्यता की बात करते हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जब रामायण काल की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं का बड़ा मान सम्मान था। जो कहते थे यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता था हमारे प्राचीन भारत में स्त्रियों की इतनी ज्यादा महानता थी। और यानी कि वो ज्ञानी थी। वो जो स्त्रियां होती थी, अपने नाम सुना होगा, लोपा, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी, मैत्रेयी, गार्गी, ये बहुत बड़ी विदुषी स्त्रियां थी, शास्त्रार्थ करती थी, मतलब इतना ज्यादा मान था हमारे यहाँ। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल शुरू हुआ, भारत पर बाह्य आक्रमण हुए, और जब भारत में सल्तनत काल, मुगल काल, इस तरीके के जब काल आए तो हमने देखा स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा हो गई। स्त्रियों से संबंधित बहुत सारी तो कुप्रथाएं हमारे समाज में जन्म लेने लगी, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, है ना। और स्त्री के प्रति कोई मान सम्मान नहीं रहा। सेकेंड ईयर में आप पढ़कर आए हो रीतिकाल, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे स्त्री कोई लूट का माल है, ऐसे लूटा जाता था स्त्री को। स्त्री को केवल भोग विलास की वस्तु बनाकर रख दिया गया था, केवल सुंदरता के जैसे शोकेस में सजी हुई कोई वस्तु है जिसके हम सौंदर्य का पान करें, जिसके शरीर का भोग हम करें, और उसको भोग करके जैसे हम केला खा के छिलके को फेंक देते हैं, इस तरीके से हम स्त्री का अपमान कर रहे थे, कोई मान सम्मान नहीं था। लेकिन अब आधुनिक काल शुरू हुआ 1900 में। आधुनिक काल शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया कि आधुनिक काल सुधारवादी युग था। सामाजिक और राजनीतिक चेतना हो चुकी थी, समाज में सुधार की आवाज उठ रही थी। और अपने नाम सुनिए, राजाराम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, महात्मा गांधी का, ये सब क्या कर रहे थे, समाज में जो हमारी कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। और उसी में एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी वो थी कि नारी को मान सम्मान देना। तो ये सारे के सारे जिन विद्वानों के नाम मैंने बताए, वो समाज में स्त्री की स्थिति को सुधारने के लिए भी आंदोलन रखते थे। अब जब समाज में ये सब कुछ हो रहा है तो साहित्य उससे अछूता तो नहीं रह सकता, वो चीज हमको साहित्य में भी दिखेगी। मैथिली शरण गुप्त की जो ये यशोधरा और साकेत हमने पढ़ा है, उसमें हम इसी सामाजिक परिवर्तन की आहट सुन रहे हैं कि जो महिला है, जो स्त्री है, वो कोई भोग की वस्तु नहीं है। महिला जो स्त्री है वो कोई लूट की वस्तु नहीं है, वो अर्धांगिनी है। वो पुरुष की क्या है, अर्धांगिनी है। हम क्या देख रहे थे समाज में, हमारा पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं जहाँ पर पिता का ही शासन चलता है, वहां पर स्त्री का कोई मोल था ही नहीं। उस समय ऐसा हुआ करता था। यद्यपि जब हमारे यहाँ विवाह होते हैं तो 7 वचन लिए और दिए जाते हैं, और उनमें साफ साफ कहा जाता है कि जो ये तुम्हारी अर्धांगिनी है, और इसके बिना इच्छा के आप कोई भी धार्मिक कार्य, कुछ भी, इवन देन आप कोई दान कर रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं, कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं, वो सब इससे पूछ के करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो नारी है वो अर्धांगिनी मानी गई है नर की। नर नारी के बिना बिल्कुल अधूरा है। लेकिन इतने दिनों की गुलामी में हमने देखा कि हमारे यहाँ के पुरुष भी इस चीज को भूल चुके थे। वो भी स्त्री को पैर की जूती की तरह इस्तेमाल करते थे। समाज में और अपने परिवारों में पत्नी को वो मान नहीं दिया जाता था जो देना चाहिए। कहा है मैथिली शरण गुप्त ने एक जगह कि नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंखों में है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में इस चीज को बदला। उन्होंने इस समस्या को उठाया समाज में कि भाई स्त्री का भी तो अपना कोई स्वाभिमान होता है,
वो भी तो पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, कर्तव्यशील और एक सुलक्षणा है। तो उसका भी एक मन है कि पति अपने निर्णयों में उसको शामिल करे। हमारे यहाँ की जो पत्नियां रही हैं, वो कैसी कैसी पत्नियां रही हैं? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गार्गी, मैत्रेयी, बहादुरी में आप देख लो तो क्या कहते हैं अपने दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, है कि नहीं है? तो ऐसी स्त्री को मान सम्मान ना दिया जाए तो उसके स्वाभिमान को चोट तो पहुंचती है। तो उसी चीज को महिमा मंडित करने के लिए, उसी नारी के स्वाभिमान को पूरा मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए मैथिली शरण गुप्त ने ये खंड काव्य रचा है जिसका नाम है यशोधरा, और इसको चंपू काव्य कहते हैं। अब आप कहोगे मैडम ये चंपू काव्य क्या होता है? देखो आपके माथे पे बल पड़ गए, आपने आज तक कभी ये सुना ही नहीं। देखो जो अपनी साहित्य होता है ना, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो साहित्य होता है, जो लिखा जाता है, जो लेखन काम है, उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है गद्य, आपने नाम सुना है, जो 1900 आधुनिक युग की देन है, और प्राचीन काल से हम क्या लिखते आ रहे थे? पद्य यानी कि कविता। और एक होता है चंपू काव्य। क्या होता है? एक चंपू काव्य। चंपू काव्य उसमें वो होता है जिसमें गद्य में भी लिखा जाता है और पद्य में भी लिखा जाता है, दोनों का जो मिक्स होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो जो ये यशोधरा हम पढ़ने जा रहे हैं, ये यशोधरा कैसा काव्य है? चंपू काव्य है, यानी कि हमें इसमें गद्य और पद्य दोनों ही मिलेगा। दूसरा मैंने आपको नाम लिया कि यशोधरा खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। बेटा खंड काव्य क्या? ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो काव्य है, काव्य के हमने प्रमुख रूप से 2 रूप माने हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में तो जिस नायक या नायिका को लिया जाता है उसके जीवन की पूरी कहानी बताई जाती है, पूरी जीवन। जैसे रामायण महाकाव्य है, ठीक है, साकेत हमने पढ़ा महाकाव्य है, उसमें उर्मिला की पूरी बताइए। लेकिन खंड काव्य उसे कहते हैं जिसमें नायक या नायिका, जो भी उस काव्य का हीरो है, उसके जीवन के कुछ ही काल का वर्णन किया गया हो। जैसे आपको याद है, आपने फर्स्ट ईयर में ढोला मारू पढ़ा था, तो ढोला मारू में क्या था, या जैसे आपने बीसल देव रासो पढ़ा था। ढोला मारू का उदाहरण तो मैं फिर भी नहीं दूंगी, पर आप यहाँ पर देखिए जो बीसल देव रासो है या यशोधरा है, इसमें क्या है कि उनकी पूरी जिंदगी का वर्णन नहीं है, उनके कुछ समय का वर्णन है। जैसे बीसल देव रासो में केवल 12 साल का वर्णन है, जब बीसल देव राजमती को छोड़ के चला जाता है, उस समय का केवल 12 साल का वर्णन है, उनके बचपन से लेके या उनके बुढ़ापे का वर्णन नहीं है। तो जब जीवन के किसी एक खंड का वर्णन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। तो इसलिए जो यशोधरा है वो एक चंपू काव्य है और एक खंड काव्य है। मैं आपको यशोधरा की काव्यगत विशेषताएं बताने जा रही हूँ। विषय वस्तु मैंने बताई थी कि विषय वस्तु क्या है? नारी का महिमा मंडन करना, और यशोधरा का जो मान और स्वाभिमान है, जो गौतम कल अपन पढ़ चुके हैं, मैंने कहानी बताई है कि सिद्धार्थ जब उसको सिद्धि के लिए छोड़कर चले जाते हैं तो उनका खुद का स्वाभिमान जाग उठता है और वो अपने कष्ट, अपने वियोग को एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह प्रकट कर रही है। इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा है हिंदी की खड़ी बोली। कैसी है? हिंदी की खड़ी बोली। और साथ में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, ये हम सब जानते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, उसकी प्रधानता है, समझे? और भाषा है वो विषय एवं भाव के अनुरूप है। भाषा में प्रवाह है। अभी हम कविता पढ़ेंगे, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, ये बड़ा बेगात। मतलब एक प्रवाह है। जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तो हर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से संबंधित होगी, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का जवाब। बिल्कुल नहीं, हाँ, चेन जुड़ी हुई रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का परिणाम है, उत्तर है। उसको हम कहते हैं प्रवाह। तो ऐसे भाषा में उनकी क्या है? प्रवाहशीलता है। हम जब इसकी बात करते हैं छंदों की, तो यहाँ पर हमें छंद वैविध्य मिलता है। वैविध्य का मतलब है बहुत सारे, कई सारे छंदों का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किया है। जैसे जैसे यशोधरा में बहुत सारे भाव है, कभी यशोधरा बहुत भावुक हो जाती है, कभी उसका स्वाभिमान जाग जाता है, तो उसी हिसाब से जैसे जैसे भाव बदले हैं वैसे वैसे उन्होंने छंद भी बदले हैं। पर उनके प्रिय छंद है गीतिका, हरि गीतिका, ताटक, रोला, हाँ रोला, ये इनके छंद है। तो यशोधरा में हम देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने वर्णिक छंद भी काम में लिए हैं और मात्रिक छंद भी काम में
लिए हैं। जहाँ मात्रा गिने जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं, जहाँ वर्ण गिने जाते हैं वर्णिक छंद कहते हैं। तो इनकी जो छंद वैविध्य हमें यशोधरा में देखने को मिलता है। हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार की दृष्टि से भी ये खंड काव्य बहुत ही उत्कृष्ट बन पड़ा है। हम देख चुके हैं इसमें अनुप्रास अलंकार मैं तब बता भी चुकी हूँ आपको, और आप देखेंगे भी जब मैं कविता पढ़ाऊंगी ना तो आपको बताऊंगी, देखो ये अनुप्रास है, देखो यहाँ पर उत्प्रेक्षा है, हमें बताती हूँ ना। तो अनुप्रास है, उपमा है, आपका उत्प्रेक्षा है, अंत अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, रूपक है। रूपक ये तो कम मिलेगा आपको श्लेष, पर रूपक और उपमा और ये अलंकार आपको इसमें बहुत मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि जो यशोधरा काव्य है इसकी क्या विशेषता है। यदि मैं रस की बात करूं कि रस इसमें कौन सा है, तो इसका जो प्रधान रस है, बताओ, यशोधरा पत्नी है, सिद्धार्थ से उसका वियोग हो गया है, वियोग में वो अपनी बात कह रही है, मुझे बताओ कौन सा रस होना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम की बात है, नहीं, पति और पत्नी के प्रेम की बात है। जहाँ पति और पत्नी के प्रेम की बात हो वहाँ कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। और जब पति पत्नी दूर दूर है, पास में नहीं है, तो उसका वियोग पक्ष क्या है, वियोग पक्ष। एक सहायक रस भी इसमें आया है, तो वो आया वात्सल्य, क्योंकि सिद्धार्थ छोड़ के चले गए तो केवल पति को छोड़ के थोड़ी चले गए, अपने बेटे राहुल को भी छोड़ के चले गए, तो उसके प्रति भी यशोधरा का जो वात्सल्य भाव वो हमको देखने को मिलता है। शुद्धोधन को भी तो छोड़ के चले गए, शुद्धोधन का अपने पुत्र के प्रति, सिद्धार्थ के प्रति वात्सल्य भाव दिखाई देता है। तो इसलिए एक सहायक रस भी है और उसका नाम है वात्सल्य। तो आपको मैं मूल चीज पहले बता दी, मैंने भाषा बता दी, छंद बता दिया, मैंने अलंकार आपको बता दिया, काव्य रूप मैंने इसका बता दिया कि इसका काव्य रूप क्या है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, मैंने इसकी रस योजना मैंने बता दी और विषय वस्तु बता दी। जब मैंने ये 6-7 चीजें आपको बता दी हैं, तो अब मैं आपको कविता पढ़ाते समय भाव, आज के युग से इसका संबंध, मैथिली शरण गुप्त का इसके पीछे क्या एजेंडा था, क्या उद्देश्य था, क्यों इन्होंने ये काव्य लिखा, ये सब चीजें समझाऊंगी। यानी कि मैं भाव पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करूंगी और आपको अलंकार के बारे में हल्का बताती जाऊंगी। बाकी सारी विशेषताएं आपके पास हैं। क्लियर? तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए?